मतलब आपका मानना है कि ये जितनी भी सिविलियन किलिंग्स हो रही हैं, इनको जो मारने वाले लोग हैं वो मुस्लिम कम्युनिटी से ही बिलोंग करते हैं? आई एम सॉरी टू से एवरी टेररिस्ट इज़ ए मुस्लिम, बट एवरी मुस्लिम इज़ नॉट ए टेररिस्ट। जम्मू कश्मीर की जो रीजनल पार्टीज़ हैं उनसे आप नाराज़ लग रहे हैं, क्या भारतीय जनता पार्टी के काम से खुश हैं? जिस तरह से उन्होंने जो अभी तक का जो उनका कार्यकाल रहा उससे खुश हैं आप? ये सवाल भी आपको मुझसे नहीं पूछना चाहिए, ये लोगों से पूछिए। मैंने अभी भी आपसे बोला है। आप भी उन्हीं में से एक हैं? नहीं, किसी भी तरह से हम बीजेपी के साथ नहीं है। अलबत्ता एक बात ज़रूर है कि नेशनलिज्म हमारे खून में। मुज़फ़्फ़र साहब, जिस तरह से कश्मीर में जो देश विरोधी नारे लगते हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हैं, आज़ादी के नारे लगते हैं, और मैच के दौरान जिस तरह से पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे, पाकिस्तान टीम को सपोर्ट किया गया, उसके चलते जो है अब काफ़ी सारे युवा जो हैं वो जेल की सलाखों के पीछे भी हैं, और बड़े सारे नेता ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि उनको एक मौका दिया जाए। क्या आप इसका समर्थन करते हैं कि इस तरह की चीज़ें हों और जो लोग सलाखों के पीछे हैं उनको फिर से बाहर जो है एक मौका दिया जाए, उनको भी अमन का सबसे बड़ा और मशहूर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट का शोरूम अफनान गुलजार कम्युनिकेशंस, जहां पर सभी लीडिंग कंपनीज के मोबाइल फोन्स, टीवी, एलईडी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, गीजर, सोलर इन्वर्टर और दीगर इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स बेहतरीन दामों और आसान किस्तों पर दस्तयाब है। ये हुई ना बात, तो आप भी तशरीफ लाए। अफनान गुलजार कम्युनिकेशंस, गूल रामबन, फोन 9419995501। आप देख रहे हैं न्यूज़ सैर इंडिया और मैं हूं अरफाज़ मडैंग। खास बातचीत में हमारे साथ मौजूद हैं शेख मुज़फ़्फ़र अहमद साहब और उनके सारे पार्टी मेंबर्स। नेशनलिस्ट पीपल्स फ्रंट के सारे मेंबरान यहाँ पे मौजूद हैं, पार्टी लीडर्स मौजूद हैं और प्रधान यहाँ पे मौजूद है। सर, स्वागत है आपका न्यूज़ सैर इंडिया में। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुज़फ़्फ़र साहब, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का खास मकसद? एक पैगाम देना है प्यार मोहब्बत का। जम्मू आया हूँ मैं कल, तो सोचा कि मीडिया ही एक वाहिद ज़रिया है जिसके ज़रिए मैं पूरे जम्मू वासियों को एक पैगाम दूँ कि जम्मू कश्मीर नेशनलिस्ट पीपल्स फ्रंट, जो कि एक स्पिरिचुअलिटी पे यकीन रखती है, रूहानियत पे यकीन रखती है, एक नए कश्मीर जम्मू कश्मीर को बनाना है। इस सिलसिले में हम इनका ताउन चाहते हैं, तो इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। मुज़फ़्फ़र साहब, सबसे पहले जो भी पार्टी जो भी वजूद में आती है या पुरानी पार्टीज़ हैं, सबसे पहले कश्मीर का ही नाम क्यों आता है? आपकी ज़ुबान पे भी सबसे पहले कश्मीर का ही नाम आया। हाउ आई विल रेक्टिफाई द हिस्ट्री नाउ। आपको पता है कि हमेशा कहते हैं कि कश्मीर, लेकिन मेरी पार्टी ने पहले ही से लिखा है जम्मू कश्मीर। पहले जम्मू, अब कश्मीर। दो रीजनों में इसी नाम पे हमें लड़ाया जा रहा है, लेकिन हम एक माँ के बच्चे हैं। हमें मोहब्बत है, शफ़क़त है, उल्फत है, सब के लिए हमारा दिल खुला हुआ है। और जो तकलीफ़ हमको पहुंची है वो न सिर्फ उस पार कश्मीर में तकलीफ़ हुई, वो इधर जम्मू में भी हुआ। जम्मू और कश्मीर में ऐसा कोई चप्पा नहीं है जहां लोगों को तशद्दुद का सामना न करना पड़ा। भले ये हमारी किस्मत थी कि ऐसा मिलने को मिला, तो लेकिन हमारी जदोजहद है जो कि हम 2011 से करते आ रहे हैं एक एनजीओ की सूरत में। अब इसको पार्टी, एक पॉलिटिकल पार्टी का नाम दिया है। तो इस पार्टी का ये ईमान है कि सबसे बड़ा हथियार जो है, जिसे चीज़ों को अपनी तरफ खींचा जा सकता है, वो बस प्यार है, मोहब्बत है। हर धर्म में, हर मज़हब में यही पैगाम है, और इसी पैगाम को अपनाना वक्त की ज़रूरत है। मुज़फ़्फ़र साहब, कश्मीर की अगर हम बात करें, इतनी सारी इनोसेंट किलिंग्स हो रही हैं, कारण क्या मानते हैं? देखिए, इनोसेंट किलिंग्स जहाँ भी हों, किसी तरह की भी हो, खा वो कश्मीरी पंडित हो, मुसलमान हो, पॉलिटिकल वर्कर हो, फौजी हो, पुलिस वाला हो, जो भी है, किसी अनआर्मड आदमी को मारना एब्सोल्युटली इट इज़ अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। मैं साफ कहता हूँ, कुरान की आयत भी लिखी हुई है, देयर इज़ नो प्लेस फॉर वायलेंस एंड इनोसेंट किलिंग्स इन इस्लाम। अफसोस तो ये है कि नाम तो हमारा इस्लाम है, अमन का पैगाम है, लेकिन हमने इस नाम को बदनाम किया है। बहुत अफसोस है इस चीज़ पे। जब टनल क्रॉस करते हैं ना, वहाँ कश्मीर के लोग जम्मू की तरफ आते हैं तो एक राहत की सांस लेते हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि प्लीज़ आप बताइए, अमन आपको यहाँ मिलता है या वहाँ? जहाँ दावा करते हो अमन की, वहाँ तो अमन है ही नहीं।
अब गुजारिश रहेगी कि जितने भी मसाइल हैं, कोई भी मसला हो, ये सारे मसाइल प्यार और मोहब्बत से ही हल हो सकते हैं, तशद्दुद से नहीं। मतलब आपका मानना है कि ये जितनी भी सिविलियन किलिंग्स हो रही हैं, इनको जो मारने वाले लोग हैं वो मुस्लिम कम्युनिटी से ही बिलोंग करते हैं? आई एम सॉरी टू से, एवरी टेररिस्ट इज़ ए मुस्लिम, बट एवरी मुस्लिम इज़ नॉट ए टेररिस्ट। अभी तक जो पता चला है, जो जानकारी हमें मिली है, या जो हम मैदान में, चूँकि हम वहाँ के रहने वाले हैं, पता चलता है कि कौन किसको मारता है। ये पुलिस को भी पता है, ये फौज को भी पता है, लेकिन सारे इस मामले पे खामोश क्यों हैं? इनको क्यों काफिर किरदार तक नहीं पहुँचाते जो ऐसा घिनौनी खेल खेलते हैं? मेरी अक्ल तो हैरान है। सरकार के पास इतना सारा इनपुट होता है, एवरीथिंग। देखिए, आज मैं बताता हूँ आपको, वहाँ पंच और सरपंच, कुछ पॉलिटिकल वर्कर्स, पॉलिटिकल लीडर्स को इन्होंने बंद रखा हुआ है। क्यों? इनको इनपुट से इनको मारेंगे। अगर इनको पता है इनको मारेंगे, कौन मारने वाला है, तो ये उनको पकड़ते क्यों नहीं है? लेकिन बस उन लोगों को ये तख्त तय कर रहे हैं जो कौम और देश के लिए काम करना चाहते हैं, उनको बंद रखा गया है, और बाकी लोग बड़े फ्रीली घूम रहे हैं। तो इसका साफ मतलब है कि दाल में कुछ काला है। मुज़फ़्फ़र साहब, अब एनजीओ आपकी जो है पॉलिटिकल पार्टी बन गई है, पॉलिटिकल पार्टी आपकी वजूद में आ गई है। ये जो सिविलियन किलिंग्स हो रही हैं, इसके कारण क्या है? मतलब आपने कारण नहीं बताए। देखिए, सिविलियन किलिंग्स, क्या लगता है आपको, क्यों मारा जा रहा है? सिविलियंस को क्यों मारा जा रहा है? देखो, सिविलियन किलिंग्स का जहाँ तक मैं समझता हूँ, इसमें क्या, बस आपसी रंजिशें होगी, क्योंकि इससे किसी का तो भला होगा नहीं, ना आज़ादी मिल सकती है इससे। एक आर्म्ड आदमी को मारकर मुझे क्या आज़ादी मिलेगी? आज़ादी तो उस मरने वाले को मिल रही है जो तमाम परेशानियों से मुक्त हो जाता है, लेकिन जिसने उसको मारा, रोज़ क़यामत के दिन उसको इसका जवाब देना पड़ेगा। अब ये इनोसेंट किलिंग्स के पीछे मकासद क्या है, ये मुझे पता तो है नहीं, क्योंकि मैं इन सब चीज़ों को सिरे से ही इग्नोर करता हूँ। बस मैं इतना ही समझता हूँ कि ये सब चीज़ें बस अदावत और नफ़रत की बुनियाद पर होता है। 370 और 35A टूटने के बाद जम्मू कश्मीर को यूटी में तब्दील करने के बाद क्या तब्दीलियाँ आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर में? एक अनोखा आप सवाल पूछ रहे हैं। ये जो आर्टिकल का टूटना और उसके बाद की तब्दीलियाँ, पहले जिन्होंने आर्टिकल तोड़ा है, टूटे हुए चीज़ तो फिर जुड़े नहीं जाते हैं, ये तो कॉमन सेंस है। अब उसके बाद तब्दीलियाँ क्या आ रही हैं? तब्दीलियाँ तो ये आई थी कि जब सारे ये गंदे मछुआरे जो हैं, जिन्होंने इस पॉलिटिकल मैदान को पोल्यूट किया है, उनको तो सरकार ने पहले बंद रखा था। लोग बड़े खुश थे, बहुत अच्छा हुआ, मिठाइयाँ बांट रहे थे कि आज इनको भी पता चला कि हम लोग भी किस मुसीबत में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। लेकिन उनको छोड़कर सरकार ने बहुत बड़ी गलती की, क्योंकि पहले इनको हिसाब लेना चाहिए था इनसे कि जो 1947 से आज तक जितना हमने खोया है, उस चीज़ का हिसाब तो देना चाहिए था ना, लेकिन नहीं है। अब तब्दीली ग्राउंड में क्या है, मुझे कुछ नहीं लग रहा कि कोई तब्दीली आई हुई है। अलबत्ता सरकार, जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब की सरकार तो कोशिशों में लगी हुई है। कुछ समय के बाद मुझे लग रहा है कि किसके रिजल्ट अच्छे आएंगे। आपको लगता है जिस तरह से बाकी पार्टीज़, पीडीपी, कांग्रेस, बाकी एनसी जो 370 को वापसी की बात करते हैं, 35A को वापसी की बात करते हैं, ऐसा हो सकता है? क्योंकि आपने शुरू में ही कहा दिया जो टूट गया तो वो तो वापस आएगा नहीं। तो आपकी पार्टी का क्या स्टैंड है इस पर? हमारी पार्टी, देखिए, एक मछुआरा जब मछलियाँ पकड़ता है, ये वो सारे गुण समझता है कि कहाँ मुझे जाल लगाना है, कहाँ से मुझे मछलियाँ मिलेंगी, वो ये सारे गुण जानता है। इसी तरह हमारे जम्मू कश्मीर में जो भी पॉलिटिकल लीडर्स हैं, जो 1947 से पॉलिटिक्स करते आ रहे हैं, उनको पता है कि हमें किस तरह से लोगों के मिजाज को पकड़ना है, किस तरह इनको भ्रम देना है, किस तरह इनको बहलाना है, किस तरह इनको फिसलाना है। ये सारी इनको दलीलें पता है। लेकिन
यही वो लोग हैं जिन्होंने इस आर्टिकल को तोड़वाया। फारूक साहब की सरकार हो या महबूबा मुफ्ती जी की सरकार हो, सबसे पहले तो इन्होंने ही बीजेपी का हाथ थामा, बीजेपी के साथ यही चले, अब यही इनके खिलाफ भी बोलते हैं। तो लेकिन चूंकि हम नए खिलाड़ी हैं, नए लोग हैं, किसी पॉलिटिकल बैकग्राउंड से हमारा कोई वास्ता तो है ही नहीं। अलबत्ता मैं बस इतना कह सकता हूँ, जहाँ तक मैं अपने तजुर्बा समझ रहा हूँ, टूटे हुए चीज़ फिर जुड़ते नहीं हैं, मुश्किल है। मुजफ्फर साहब, आप क्या लेके लोगों के बीच में जा रहे हैं? क्या मैनिफेस्टो है आपकी पार्टी का? एब्सोल्युटली, वी हैव अ वंडरफुल मैनिफेस्टो फॉर आवर पीपल। देखिए, मेरी पार्टी का जो बुनियादी मकसद है वो है प्यार और मोहब्बत। जो कश्मीर में मुझे मिला वो मेरी मुकद्दर थी, मेरी किस्मत थी। लेकिन मुझ पर मेरे अल्लाह का हुक्म है कि जब तक आप हरकत नहीं करोगे चीज़ें नहीं बदलेंगी। तो कोशिश हमें करनी है ना, हम ही को कोशिश करना है इस माहौल को संभालना, संवारना। अनफॉर्चुनेटली 2 रीजन, क्या 3 रीजन एक दूसरे से इतना दूर चले गए हैं कि एक दूसरे से नफरत करने लगे हैं, एक दूसरे के बगैर जीना चाहते हैं। लेकिन ये पार्टी पहला ये नस्ब लेकर आ रही है। मैं यहाँ पैगाम देना चाहता हूँ आपकी वसादत से कि प्यार, मोहब्बत, उखुवत ही एक ऐसा, और रूहानियत ही एक ऐसा वाहिद हथियार है जिससे हम बड़े प्यार मोहब्बत के साथ रह सकते हैं। और एक नए कश्मीर को तैमीर करने के लिए, जम्मू कश्मीर मतलब, फिर मैं कह रहा हूँ, जम्मू कश्मीर को तैमीर करने के लिए हमें एकजुट होकर काम करना है। जो भी मिला नसीब में मिला, लेकिन आने वाले नस्लों के लिए एक खूबसूरत जम्मू कश्मीर हम तैमीर करके चले जाएं, ताकि हिस्ट्री में हमारा नाम हो। हमारी पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं, पूरे जम्मू कश्मीर में हमारा स्ट्रक्चर है, बॉडी स्ट्रक्चर है पूरा, कल मैदान में आएंगे। मैं चैलेंज करता हूँ, कोई उंगली उठाकर बताए कि हमारे किसी कार्यकर्ता की कहीं से भी एंटी नेशनलिज्म का कोई एंटी नेशन का कोई दाग हो, या करप्शन का दाग हो, या किसी तरह की चोरी, लूट, खसूट का किसी तरह का कोई दाग। वो तो अभी मौका ही नहीं मिला ना। अभी मौका नहीं मिला है, आने वाले दिनों में समय ज़रूर मिलेगा, और हम परख के देखें कि ये सोना है, और सोने का भाव बहुत कीमती होता है। इसके अलावा और कोई मुद्दा नहीं है, जिस तरह से बेरोजगारी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, बाहर इतना जो माइनिंग बात बोला था, ये करप्शन। देखिए, करप्शन में क्या है कि एक इंसान दूसरे इंसान का हक छीन लेता है, जो आज तक हुआ है। अभी मैंने अपनी पार्टी का प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि मेरी पार्टी कम से कम 2 लाख रोजगार देगी अगर हम पावर में आते हैं। कैसे जनरेट करेंगे? सरकार के पास इस वक्त भी 1.5 लाख असामियाँ खाली पड़ी हुई है, जिनको पुर नहीं। ये सरकार से पूछना चाहिए ना, मुझे क्यों पूछते हैं? आप भी तो सवाल कर सकते हैं, क्यों नहीं करते हैं आप? थोड़ा उसका बताइए। बिल्कुल, ये सरकार को सोचना चाहिए, या सरकार से ही पूछना चाहिए कि क्यों नहीं हो रहा है। अब इसमें कोविड आ गया, इसमें देश की मैशत थोड़ी पीछे चली गई, लेकिन आने वाले दिनों में जब कोई सरकार हो, सरकार ग्राउंड पे लोगों के हर मसले को समझती है, सोचती है, उसका हल ढूंढ निकालती है। तो इन चीज़ों को, चूँकि मैंने पहले भी कहा है और अब भी कह रहा हूँ कि 2011 से हम ग्राउंड से जुड़े हैं, और लोगों को इतना नज़दीकी से परखा है, लोगों के मसाइल को इतनी नज़दीकी से समझा है, और इनका हल भी अब हमें पता है कि इनका हल क्या है। तो 1.5 लाख असामियों को बढ़ाकर हम 2 लाख नौकरियां दिलवा सकते हैं। साथ में जो 2 लाख की आमदनी से कम लोग इस जम्मू कश्मीर में रहते हैं, इनको हम बिजली फ्री देंगे, फ्री में बिजली देंगे, पानी भी फ्री में दे देंगे। और ये सोर्सेज कैसे जनरेट करने हैं, ये इस पार्टी को पूरी तरह से पता है। मतलब आम आदमी पार्टी के पैटर्न पे आप भी चलने शुरू हो गए, जिस तरह से अपनी पार्टी ने भी इसी तरह का दावा किया है, और कुछ और भी पार्टीज यही दावा कर रही हैं। आम आदमी पार्टी क्या करती है, क्या नहीं करती है, वो दिल्ली में है। पैटर्न तो वही अपना रही है ना सारी पार्टियाँ। नहीं, पता नहीं वो अपना रहे हैं या नहीं अपना रहे, लेकिन हम अपना के देखेंगे।
सर सारी पार्टियों से, जम्मू कश्मीर की जो रीजनल पार्टीज़ हैं उनसे आप नाराज़ लग रहे हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी के काम से खुश हैं, जिस तरह से उन्होंने जो अभी तक का जो उनका कार्यकाल रहा उससे खुश हैं आप? ये सवाल भी आपको मुझसे नहीं पूछना चाहिए, ये लोगों से पूछिए। मैंने अभी भी आपसे बोला है। आप भी उन्हीं में से एक हैं? नहीं, किसी भी तरह से हम बीजेपी के साथ नहीं है। अलबत्ता एक बात ज़रूर है कि नेशनलिज्म हमारे खून में भी है। कोई हमें ये ना कहे कि आप देशद्रोही हैं। हम बिल्कुल इस मुल्क के बाशिंदे हैं। इस मुल्क में हमारे दादा परदादा रहते हैं और हम इस मुल्क की तमीर तरक्की का हिस्सा हैं। तो लेकिन पॉलिटिकली एक दूसरे से इख्तिलाफात तो होते हैं, लेकिन मुल्की सतह पर हमें किसी तरह का कोई इख्तिलाफ नहीं है। पूरी तरह से हम देशवासी हैं और हमने नाम भी रखा हुआ है, कौम परस्त जमात है ये। बिल्कुल। लेकिन बीजेपी के साथ हमारा या किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के साथ हमारा कोई लेना देना नहीं है। अभी मैंने आपको बोला था कि जिस तरह का बीज हम बोते हैं उसी तरह की फसल हम काटते हैं। ये लोगों को सोचना चाहिए कि उनके लिए कौन सी पार्टी अच्छी है, किस पार्टी ने उनके लिए अच्छा काम किया है। लेकिन मैं यहाँ अपने लोगों से अपील करूँगा कि वो खामखा उन नारों में न उलझें, ऐसे किसी प्रोपेगेंडे में न फंसें जिनसे उनका दोबारा इस्तेसाल हो। दे विल बी एक्सप्लॉइटेड अगेन एंड अगेन एंड अगेन। मुज़फ़्फ़र साहब, जिस तरह से कश्मीर में जो देश विरोधी नारे लगते हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हैं, आज़ादी के नारे लगते हैं, और मैच के दौरान जिस तरह से पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे, पाकिस्तान टीम को सपोर्ट किया गया, उसके चलते जो है काफ़ी सारे युवा जो हैं वो जेल की सलाखों के पीछे भी हैं, और बड़े सारे नेता ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि उनको एक मौका दिया जाए। क्या आप इसका समर्थन करते हैं कि इस तरह की चीज़ें हों और जो लोग सलाखों के पीछे हैं उनको फिर से बाहर जो है एक मौका दिया जाए, उनको भी एक मौका दिया जाए ताकि वो भी अपने फ्यूचर को संवार सकें? एक बहुत बड़ी गलती है जो हमारे बच्चे करते आ रहे हैं। मैंने भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला कि मेरे लोगों का जो मोरल है, मेरे लोगों का जो ऑनर है, रेस्पेक्ट है, वो बहाल होना ही चाहिए। लेकिन उसके लिए भी उनकी भी जिम्मेदारियां हैं कि वो ये तभी पॉसिबल मुमकिन हो सकता है ये जब वो अपने देश के लिए पूरा पैट्रियटिज़म के साथ चले। तो उनका मोरल नेचुरली खुद ब खुद आगे बढ़ेगा, उनको सारे मौके मिलेंगे। अलबत्ता ऊपर वाला भी पता नहीं किसने कितने गुनाह किए हैं, तो किसी को इतने जल्दी एक्सपोज तो नहीं करता है, तो लेकिन जवाब हर एक से लेगा। तो एक मौका मिलना चाहिए इन लोगों को भी कि वो अपने आप को संभालें। ये जितना कुछ उन्होंने किया, इसके रिजल्ट्स को देखकर वो अपने फ्यूचर को भी संभालें और देश को भी संभालें। चलिए, शुक्रिया हमारे से बातचीत करने के लिए। सो नाइस। ये थे हमारे साथ मुज़फ़्फ़र साहब, प्रेसिडेंट जम्मू कश्मीर नेशनलिस्ट पीपल्स फ्रंट के। इसी तरह की मज़ीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहे न्यूज़ सर इंडिया। मैं अरफाज़ अमडैंग, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।